5 तरह के मीठे और तीखे पकवान बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहू। जल्दी से बाल्टी भर जाए तो मैं बर्तन धो लूं। हे भगवान, मेरी बाल्टी तोड़ दी। राजू, पिंकी, रिंकी, ये क्या हरकत है तुम लोगों की? चाची सॉरी, गलती से हाथ से बैट छूट गया और बाल्टी टूट गई। कर दिया ना तुम लोगों ने नुकसान। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि तुम लोग कुछ तोड़ा ताड़ी ना करो। अच्छी खासी बाल्टी तोड़ दी। अभी ली थी पुरानी साड़ी देकर 2 दिन पहले। ताई जी, गलती से हो गया, राजू को छोड़ दीजिए ना। छोड़ तो दूंगी, लेकिन नुकसान तो कर दिया ना तुम लोगों ने। कितनी बार बोला है थोड़ा दूर होकर खेला करो, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं दीदी, अब बच्चों को डांट कर क्या होगा। नुकसान तो हो गया। पहले मैं इस बाल्टी का जुगाड़ कर देती हूँ जोड़कर, वरना ये बच्चे और तोड़कर इतना भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है। फिर मानवी खराब दांत के ब्रश को पिघलाकर टूटी बाल्टी पर जोड़ देती है, जिससे टूटी बाल्टी जुड़ जाती है और उससे पानी गिरना बंद हो जाता है। कुछ देर बाद लक्षिता चूल्हे पर खाना बनाकर तैयार कर देती है और सुमन सबको परोसती है। अरे ये क्या, आज भी इतनी पतली दाल, चावल में जीरे का छोंक भी नहीं लगाया। ये कैसा खाना बना रही हो आजकल? मेरा तो ये खाने का मन ही नहीं है। अजी खा लीजिए। आप तो जानते हैं ना, घर में 1 महीने से यही दिक्कत चल रही है। घर में पूर्ति ही नहीं हो पाती, ऊपर से बच्चों की भी स्कूल फीस देनी है। अभी तो बस पिंकी की फीस गई है तो ये हाल है। अगर राजू और रिंकी का भी दे देते तो घर में ये राशन भी नहीं आ पाता। अरे मम्मी पापा, आप मेरे कपड़े प्रेस करके भी नहीं पहना रही हो मुझे। मैडम डांट रही थी और मेरे जूते भी फट गए। मुझे नए जूते चाहिए। लो, तुम लोग घर के खर्च ही बढ़ाते रहना। एक चीज निपटाते हो तो दूसरी चीज आ जाती है। अभी तो दोनों बच्चों की फीस नहीं गई कि इसके जूते टूट गए। पता नहीं इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। माँ, मेरी भी स्कूल में फीस जमा कर दो। मैम ने डंडा मारा था हाथ पर, ये देखो अभी तक दर्द हो रहा है। तेरी मैम की हिम्मत कैसे हुई तुझे डंडा मारने की? अभी तेरे स्कूल में चलता हूँ मैं। अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात पर स्कूल में झगड़ा करने जाएंगे? हमारी ही तो गलती है कि हम बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया है। और क्या बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम लोग ठीक से काम करते तो बच्चे पिटते नहीं ना घर में ऐसी गरीबी में खाना खाना पड़ता है। माँ, आपको क्या लगता है हम कोशिश नहीं करते? लेकिन क्या करें, हमारा काम ठीक से चलता ही नहीं है। मालिक से पैसे बढ़ाने की बात करें तो वो निकल जाने को कहते हैं। नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकते ना, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। माफ कर दीजिए, मुझे खाने के बारे में इस तरीके से बोलना ही नहीं चाहिए था। सब जैसे तैसे खाना खा लेते हैं। अगले दिन तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके मैडम फीस के बारे में पूछती हैं और हाथ पर डंडे मारकर क्लास से बाहर खड़ा कर देती हैं। मैम, दर्द हो रहा है, बैठने दीजिए। हाँ मैडम, हम कल पापा से बोल देंगे कि वो स्कूल में हम दोनों की फीस भर दे। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ, लेकिन तुम गरीब लोगों के माँ बाप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन फीस देने में मौत आती है। और अपनी हालत देखो, कैसे कपड़े पहन के आते हो, जूते भी टूटे हुए। तुम तीनों भाई बहन ऐसी सजा के लायक हो। जब तक स्कूल में फीस जमा नहीं कर दोगे, ढंग से स्कूल के ड्रेस में नहीं आओगे, ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी, वरना स्कूल से नाम कट जाएगा। ये कहकर सुधा चली जाती है। तीनों बच्चे हाथ ऊपर करके रो रहे होते हैं और घर जाकर सब कुछ बताते हैं, जिससे घर में सभी दुखी होते हैं। देख लो बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। काश मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर पाती। बहुओं, तुम इतना जुगाड़ करती हो, कोई जुगाड़ याद नहीं आ रहा? माँ जी, आपकी बातों से मैं सोच रही हूँ जुगाड़ करके खाने पीने का कोई काम शुरू कर दें, जिससे 2 पैसे आएंगे तो घर की स्थिति भी सुधर जाएगी और बच्चों की फीस चली जाएगी, उनके जूते आ जाएंगे। अरे हाँ, क्यों ना हम कोई खाने पीने का सामान बनाकर बेचना शुरू कर दें। जैसे कि किसी स्कूल या फैक्ट्री के पास मुझे मोमोज बनाने आते हैं, जुगाड़ से बनाकर बेच सकते हैं। गाजर तो हमारे आंगन में है ही, बस पत्ता गोभी प्याज लहसुन चाहिए। क्यों ना हम 5 बहू जुगाड़ करके 3 तीखी और 2 मीठी चीज बनाकर बेचना शुरू कर दे। मैं गाजर का हलवा बना दूंगी और दूध का जुगाड़ साथ वाली पड़ोसन से कर लूंगी और ये गुड़ या खांड से हलवा बनेगा, जो हमको सस्ता भी पड़ेगा और पौष्टिक भी होगा। और मैं चाउमीन बनाऊंगी, लेकिन आटे से, और हमारे मोमोज भी आटे के होंगे ताकि बाकियों की तरह मैदे के ना हो और किसी को नुकसान ना करें। अरे हाँ, हमारा राशन आता है ना, गेहूं के आटे से हम चाउमीन, मोमोज और आटे के गोलगप्पे बनाकर बेचेंगे। और मैं मीठे में जलेबी बनाकर बेचूंगी। बस किसी तरह सामान और पैसों का जुगाड़ करना है। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम 5 के साथ है। ये कहकर 5 बहू जुगाड़ करके एक बहू सोने की बाली बेचकर आई पैसों से दुकान से थोड़ा गुड़ लाती है। वही एक बहू बाजार से खराब टमाटर उठाकर ले आती है, जो दुकानदार फेंक रहा होता है, और उनमें से साफ टमाटर छांट कर मोमोज की चटनी तैयार कर देती है।
और एक बहू राशन के गेहूं धोकर घर की चक्की पर आटा पीस चाउमीन की मशीन से चाउमीन बनाकर एक रस्सी पर सुखा देती है। दूसरे आटे के गोलगप्पे बनाती है। तीसरी मोमोज की छोटी छोटी गोली बनाकर उनमें सब्जियों की मसालेदार फिलिंग करती है। 2 बहू स्कूल के पास, 2 फैक्ट्री के पास और एक बहू रोड पर पहुंच जाती है। आइए आइए 10 रुपए के चटपटे गोलगप्पे खा लीजिए। सुनिए, मुझे दीजिए एक प्लेट। वो इंसान गोलगप्पे खाकर चला जाता है। वहीं स्कूल की जैसी छुट्टी होती है तो छोटे छोटे बच्चे चाउमीन और जलेबी मांगने लगते हैं। आंटी आंटी चाउमीन दीजिए ना। हाँ हाँ बच्चों, खाओ, चटपटी तीखी पौष्टिक चाउमीन खाओ, ये लो। आंटी ये कैसे चाउमीन है? चाउमीन जैसा टेस्ट नहीं आ रहा। बेटा ये मैदा की चाउमीन नहीं है, आटे की है। दोबारा खाकर देखो, अच्छी लगेगी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी है आंटी। जब मैं रोज खाऊंगी। आप मेरे स्कूल के पास ही लगाई हो ना ठेला? हाँ बेटा, आओ आओ जलेबी खा लो। 10 रुपए की गर्मा गर्म जलेबी खा लो, मीठी मीठी जलेबी खा लो। आंटी आंटी मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दीजिए। स्कूल के पास दोनों जुगाड़ू बहू की जलेबी और चाउमीन बिकना शुरू हो जाती है। वहीं फैक्ट्री के पास अभी तक वर्कर्स ने मोमोज नहीं खाए थे। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई मोमोज खाने नहीं आया। ऐसे हमारी बिक्री कैसे शुरू होगी? यही मुझे टेंशन हो रही है मानवी। हम किसी दूसरी फैक्ट्री के आगे चलते हैं। दोनों दूसरी फैक्ट्री के आगे अपना ठेला लगा लेती हैं। वहां पर पहले से ही मोमोज और छोले भटूरे का ठेला होता है। ये देखकर मोमोज वाला चिढ़ जाता है क्योंकि फैक्ट्री के कुछ लोग सस्ते मोमोज और गाजर का हलवा खाने पहुंच जाते हैं। अरे इतना तीखा खाने के बाद गर्मा गर्म मीठा मीठा गाजर का हलवा खाकर मजा आ गया, और वो भी 10 रुपए का। जरा सा ही सही पर अच्छा है। अरे इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी मोमोज की दुकान के आगे इन्होंने अपनी मोमोज की दुकान लगा ली, और वो भी सस्ता बेच रही हैं। अब मैं भी सस्ता बेचूंगा, लेकिन नया माल नहीं, पुराने मोमोज। धीरेन्द्र 6 महीने से उस जगह पर मोमोज बेच रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मानवी के आटे के मोमोज उसके मैदा के मोमोज से ज्यादा बिकने लगते हैं, जिससे चिढ़कर उन्हें वो ठेला हटाने के लिए भी धमकी देता है। लेकिन दोनों जुगाड़ू बहू वहां से नहीं जाती। दूसरा, वो बासी मोमोज भी बेचा करता था, जिससे एक बार तो एक लड़की को वहीं उल्टी हो गई। तभी मानवी, सुनो लड़की, तुम ठीक तो हो ना? ये लो पानी पी लो। शुक्रिया आंटी जी। अंकल, आपके मोमोज से बदबू आ रही है। आपने कल का मोमोज दिया है ना मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दुकान पर आने से पहले इस लड़की ने तुम्हारे भी मोमोज खाए थे। जरूर तुम ही गलत मोमोज बनाकर बेचती हो। मैं अभी पुलिस वालों को बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत अच्छे मोमोज बनाकर बेचती हूँ। इस लड़की की तबीयत खराब आपकी दुकान पर मोमोज खाते हुए हुई है। मैं मैदा के मोमोज नहीं बेचती, हम आटे के मोमोज बनाकर बेचते हैं। हाँ, ये बिटिया ठीक कह रही है। मेरे बच्चे भी आटे के मोमोज खाते हैं, क्योंकि इस धीरेन्द्र के कई बार मोमोज खाने की वजह से मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब हुई है। तो मिलावट तो तुम करते हो, पुलिस के पास तो तुम जाओगे। अब आसपास के पुराने कस्टमर भी धीरेन्द्र की कंप्लेन कर देते हैं, जिससे पुलिस वाले उस 2 दिन थाने में बंद करके छोड़ देते हैं। ऐसे ही पांचों जुगाड़ू बहू का तीखा और मीठा खाना बेचने का काम धीरे धीरे बेहतर हो जाता है, जिससे वो अपने बच्चों को नई जूते कपड़े दिला देती है और घर का राशन भी पति के पैसों से भर जाता है। करीब 6 महीने बाद उनकी इतनी तरक्की होती है कि पांचों बहू एक एक दुकान लगाकर तीखा मीठा पकवान बेचने का बिजनेस करती है, जिससे वो धीरे धीरे अपने घर को भी बना लेती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये हमारा वही घर है जहाँ हमें मच्छर काटते थे, ठीक से सब सो नहीं पाते थे और चैन से रोटी भी नहीं खा पाते थे। लेकिन अब भगवान की दया से, मेरी जुगाड़ बहुओं की मेहनत से हमारे पास सब कुछ है। हाँ माँ, ये तो है। माँ, हमें भी आज चाउमीन, मोमोज, जलेबी, गाजर का हलवा, गोलगप्पे खाने हैं। खिलाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आज बहुत दिनों बाद टाइम निकाला है अपने घर के लिए। इस तरह सब हंसी खुशी अपने नए घर में मीठे और तीखे पकवान का मजा लेते। माँ जी, आज तो मैंने बिल्कुल वैसे ही सब्जी, चटनी और रोटियां बनाई हैं जैसा आपने कहा था। मैंने तो गोल रोटी और सिलबट्टे की चटनी बोली थी, पर ये तो मिक्सी की चटनी और रोटी, और वो भी टेढ़ी मेढ़ी है। खैर, लव मैरिज वाली बहू आई हमारे घर में तो ऐसा ही खाना खाने को मिलेगा। अगर यही मेरी पसंद की बहू आती ना इस घर में, तो आज खाना भी बढ़िया मिलता, हमें और इज्जत भी मिलती। आजकल की लव मैरिज वाली लड़कियों को खाना बनाना ही नहीं आता, इसलिए तो लड़कों को अपने प्यार में फंसा लेती हैं। माँ छोड़ो ना, भाभी को अब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भैया को जिससे शादी करनी थी उन्होंने उससे शादी कर ली, और भैया को इन्हें इस घर की बहू बनाना था जो उन्होंने बना दिया। तू चुप कर, हर समय आग में घी डालने का काम मत किया कर। पवन और सिमरन की लव मैरिज हुई थी, जिस वजह से शांति को अपनी बहू पसंद नहीं थी और वो हर छोटी बड़ी बात पर अपनी बहू को ताने देती है, और उसकी नंद इस बात का पूरा फायदा उठाती है
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात नींद में सिमरन बर्तन धो रही होती है और उसके हाथों से कुछ कप छूटकर टूट जाते हैं। कप टूटने की आवाज सुनकर शांति भागती हुई रसोई में आती है और टूटा कप देखकर अपनी बहू पर भड़कने लगती है। सत्यानाश हो तेरा, खुद तो दहेज में 1 रुपए नहीं लेकर आई और मेरे घर का नुकसान कर रही है। यही फर्क होता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। अगर मेरी बहू मेरी पसंद की आई होती तो दहेज लेकर आई होती और अपने सामान को संजोग के रखती, पर तू तो खुद साथ में कुछ लेकर नहीं आई, इसलिए कसम खा ली है कि सास के हर सामान को तोड़ के रख देगी। ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो बस हाथ में से। हाँ, अब तो ऐसा ही बोलेगी ना। बस बहाने मरवा लो तुझसे, काम तो कुछ होता नहीं, बस नुकसान करना जानती है। एक बार फिर शांति सिमरन को डांटकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात सिमरन यार बहुत खांसी हो रही है, जाकर जरा रसोई से थोड़ा गर्म पानी ला दो। खांसी की वजह से नींद नहीं आ रही है। एक तुम्हारी माँ है जो मुझे जीने नहीं देती और एक तुम हो जो रात के 1 बजे मुझे उठाकर गर्म पानी करके लाने को कह रहे हो। प्लीज ला दो, इसके बाद तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। पवन के काफी बोलने पर सिमरन रसोई में पानी गर्म करने के लिए जाती है और जब वो पानी लेकर अपने कमरे को जा रही होती है तो उसे अपनी नंद के कमरे से हंसने की आवाज आती है। ये तो ननन जी के हंसने की आवाज है। रात के 1 बजे है और ननन जी अब तक किसी से बात कर रही है, वो भी इतना हंस के। वैसे तो उन्हें रात के 10 बजे ही नींद आ जाती है, पर आज देखो नींद भी उड़ी हुई है। हो ना हो कुछ तो चक्कर है। अपनी नंद के कमरे से हंसने की आवाज सुनकर सिमरन कान लगाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सिमरन अपनी नंद का कमरा साफ कर रही होती है तो उसे फूलों का गुलदस्ता और छोटा सा टेडी बियर मिलता है। एकता, अभी तो वैलेंटाइन वीक चल रही है, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आखिर तुम्हारे पास ये टेडी बियर और रोज बुके कहाँ से आया? भाभी आप कितनी शकी हो, आप मुझे क्या अपनी तरह समझती हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और रही वैलेंटाइन वीक की बात, तो क्या दोस्त नहीं मना सकते वैलेंटाइन वीक? ये गिफ्ट मेरी फ्रेंड ने दिया है, क्योंकि हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम दोनों ही एक दूसरे को बॉयफ्रेंड समझकर वैलेंटाइन मना लेते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर मेरी भी बात याद रखना, माँ जी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए आप शक करना बंद करो। बहाने करके निकिता वहां से चली जाती है और सिमरन को अपनी नंद पर शक होने लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निकिता किसी से फोन पर बातें करते हुए आ रही होती है और जैसे ही सिमरन के सामने आता देखती है तो जल्दी से फोन रख देती है। क्या हुआ निकिता, मुझे देखकर तुमने फोन क्यों काट दिया? भाभी आपको देखकर मैंने फोन नहीं रखा, बल्कि मेरी बात खत्म हो गई थी। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। पर तुम्हें तो आते ही चाय चाहिए होती है, आज चाय नहीं लोगी? बहू मेरी बेटी तेरी तरह नहीं है, उस पर से नजर हटा और घर के कामों पर ध्यान दे। काम धाम कुछ आता नहीं और बड़ी आई मेरी बेटी पर नजर रखने वाली। एक बार फिर शांति अपनी बहू को तंज कसती है और निकिता फिर से झूठ बोलकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पूरा परिवार घर की शांति के लिए मंदिर में पूजा करने जाते हैं। जहां पूरा परिवार पूजा में बैठा होता है तो वहीं निकिता फोन लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चली जाती है और किसी लड़के को वीडियो कॉल करती है। हाँ यार, मैं बोर तो हो गई हूँ। इस मंदिर में पूजा तो शुरू हो गई है, पर मेरा वहाँ कोई काम नहीं था और न ही मुझ पर किसी का ध्यान था, इसलिए मैं यहाँ आ गई और तुम्हें वीडियो कॉल कर लिया। निकिता, तुम ये वीडियो कॉल पर किसी लड़के से बात कर रही हो? किसी से नहीं भाभी, और वो लड़का नहीं, मेरी दोस्त है, बस लड़कों की तरह बनकर रहती है। आपको गलतफहमी हुई होगी, चलो पूजा में बैठते हैं। अरे बहू, तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया क्या तुझे कि जब पूजा हो रही हो तो पूजा से उठते नहीं है? वो तो बेटी है, पूजा में ना भी बैठे तो चलेगा, पर तू तो बहू है। तू चाहती नहीं क्या कि घर में सुख शांति रहे? बेटा, इसीलिए मैंने तुझे मना करा था लव मैरिज करने के लिए। एक तो तूने हमारे पूरे खानदान में अकेले लव मैरिज करके मेरी नाक कटवा दी, ऊपर से तेरी ये बेबी है, कुछ सीखना समझना ही नहीं चाहती। पता नहीं ये चाहती क्या है। शांति की डांट सुनकर निकिता और सिमरन दोनों पूजा में जाकर बैठ जाते हैं और अब सिमरन को अपनी नंद पर पूरा शक हो जाता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। इसीलिए वो अपनी नंद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं पर वो अपनी नंद को पकड़ नहीं पाती और एक दिन जब वो सब्जी लेकर घर आ रही होती है तो अपनी नंद को एक लड़के के साथ बाइक पर बैठे हुए देख लेती है। अपनी नंद को देख सिमरन जल्दी से उसके पास जाती है और बाइक की चाबी निकाल कर अपनी नंद से कहती है,
आज मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब तुम मुझे खुद सच बताती हो या मैं अभी माँ जी को यहाँ बुलाऊं? नहीं नहीं भाभी, माँ को मत बुलाना। अगर माँ यहाँ आ गई तो जैसे वो आपको ताने देती हैं वैसे ही मुझे भी ताने सुनाने लगेंगी। हमारे पूरे खानदान में भैया के अलावा और किसी ने लव मैरिज नहीं की। आप घर चलो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। निकिता अपनी भाभी को समझाकर उसके साथ घर आती है और अपनी भाभी को सारी बात बताती है और उससे सलाह भी मांगती है। भाभी, मैंने आपको सारा सच बता दिया है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? माँ हमारे इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। कैसे माँ को सच बताऊं? कैसे उन्हें मनाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे भैया लड़के थे, इसलिए माँ जी को मानना पड़ा और समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए उन्होंने मुझे अपना लिया। पर वो तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगी और न ही तुम्हारे इस रिश्ते को अपनाएंगी। इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और लड़के को बोलो कि अपनी फैमिली को लेकर घर आए। हम बिना माँ जी को सच बताए तुम्हारी शादी करवाएंगे। अब सिमरन अपने पति से बात करती है और सिमरन के कहने पर पवन अपनी माँ से निकिता की शादी की बात छेड़ देता है। माँ, मेरी नजरों में निकिता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है और अब उम्र हो चुकी है मेरी बहन की। अब उसके हाथ पीले कर दो। तुम बोलो तो मैं कल ही लड़के वाले को घर बुला लूं। लड़का बहुत अच्छा है और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ माँ, मेरी भी सारी दोस्त की शादी हो गई है। मुझे भी शादी से कोई एतराज नहीं है। अरे जब मेरी बेटी को शादी से कोई एतराज नहीं तो भला मैं क्यों इतना अच्छा रिश्ता ठुकराऊंगी? बेटा, तू कल ही लड़के वालों को बुला ले। इस तरह सिमरन का प्लान कामयाब हो जाता है और अगले ही दिन लड़के वाले आकर निकिता का हाथ मांग लेते हैं और बहुत जल्द निकिता की शादी हो जाती है। और शादी के बाद लड़के की बुआ से शांति को सच का पता चलता है। शांति बहन, आज के जमाने में लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात होती है, पर जिस तरह निकिता बता रही थी आप वैसी बिल्कुल नहीं निकली। आपने तो एक बार में ही अपनी बेटी की लव मैरिज के लिए हाँ कर दी। लव मैरिज? पर ये तो आंटी जी, मेरी सास जितनी खड़ूस दिखती है उतनी है नहीं। माँ जी, अब मान भी जाइए क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो होना था ना वो हो गया। सही कहा बहू तूने, पर अगर मुझे पहले पता होता तो ये शादी ना होती। शादी के बाद शांति को सच में पता चलता है कि ये अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है। पर अब शांति कुछ कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अब चिड़िया चुग गई खेत।